सुबह की नरम धूप गली के कोने से सरकते हुए रमेश की छोटी सी दुकान तक आ पहुंची थी। रोज की तरह उसने पास रखी बचत की डिब्बी पर एक नजर डालकर हल्का सा मुस्कुराया। उस डिब्बी में सिर्फ सिक्के और नोट नहीं थे, उसकी बेटी पीहू की स्कूल फीस, उसके छोटे छोटे सपने और एक बाप की उम्मीदें भी जमा थी। चलो भाई, एक और दिन शुरू। बस भगवान आज बिक्री ठीक ठाक करा देना। और हाँ, पीहू की फीस का महीना भी सिर पर है, थोड़ा और जोड़ना है। इतनी सुबह से फिर हिसाब? पहले चाय तो पी लो, खाली पेट सपने भी भारी लगते हैं। सपने भारी नहीं लगते कमला, बस जेब हल्की लगती है। डिब्बी फिर देख रहे हो? कितनी बार गिन चुके हो इसे? गिनता नहीं, बस यकीन करता हूँ कि इस बार पीहू की फीस समय पर भर दूंगा। भर दोगे? बच्ची भी कितनी मन लगाकर पढ़ती है, कल रात भी कॉपी लेकर सो गई थी। बस तुम चिंता कम करो, दुकान संभालो, मैं घर जाकर पीहू को तैयार करती हूँ। हाँ, मास्टर जी कह रहे थे कि अगर ऐसे ही पढ़ी तो आगे छात्रवृत्ति भी मिल सकती है। उसकी पानी की बोतल भर देना और कहना फीस की चिंता ना करे। बच्ची है पर सब समझती है। कल पूछ रही थी, बाबा थक जाते होंगे क्या? अरे ये बच्ची भी ना, उसी के लिए तो सब कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ। और हाँ, अगर अब कोई आपसे उधार मांगे तो ज़रा सोच समझ कर ही देना। बच्चे के स्कूल की फ़ी भी सिर पर सवार है। ये कहकर कमला घर की ओर निकल जाती है और रमेश वहीं बैठकर ग्राहकों का इंतजार करने लगता है। तभी एक ग्राहक रमेश की दुकान पर आता है और बोलता है, रमेश भैया, ज़रा आधा किलो चीनी देना, और हाँ, चाय पत्ती का वो छोटा वाला पैकेट भी निकाल दो। और सुनो, साथ में एक बिस्किट का पैकेट भी दे ही दो। तुम इतनी जल्दी में क्यों लग रहे हो? क्या घर पर कोई मेहमान आया है क्या? अरे भाई, कह तो दिया कि मेहमान वहमान का कोई चक्कर नहीं है। घर में बीवी नाराज़ बैठी है, साफ कह दिया है कि सुबह की चाय में थोड़ी सी भी देर हुई तो सीधे घर से बाहर निकाल देगी। चलो छोड़ो ये सब, और बताओ भाई, अपनी पीहू बिटिया कैसी है? मेरी लाडो कह रही थी कि पीहू उसकी कॉपी पूरी करने में बड़ी मदद करती है, दोनों में अच्छी पढ़ती है। सब ठीक है, बस चिंता इसी बात की हो रही है कि इस बार स्कूल की फीस सही समय पर जमा कर पाऊंगा या नहीं। स्कूल के प्रिंसिपल साहब बहुत खड़ूस हैं, वो तो किसी की एक नहीं सुनते। अरे रमेश भाई, तुम बेकार की चिंता कर रहे हो। जब मास्टर जी खुद कह रहे हैं कि पीहू इतनी होनहार है तो सब अच्छा ही होगा। देखना, इस बार वो परीक्षा में ज़रूर अव्वल आएगी और छात्रवृत्ति के पैसों से तुम्हारी ये फीस की चिंता पल भर में दूर हो जाएगी। तुम्हारी बात तो सही है, बस ऊपर वाले पर भरोसा है, उसकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। अरे बाप रे, बातों बातों में देर हो गई। अब मैं भागता हूँ भाई, वरना आज सचमुच घर के बाहर चाय पीनी पड़ेगी। ये लो पैसे। तभी वो ग्राहक सामान लेकर वहाँ से चला जाता है और रमेश वहीं बैठकर अगले ग्राहक का इंतजार करने लगता है। थोड़ी ही देर में उसकी बेटी पीहू स्कूल जाने के लिए तैयार होकर घर से निकलती है और अपने पापा की दुकान के पास आकर बोलती है, पापा, मुझे आशीर्वाद दीजिए, आज मेरी पहली परीक्षा है। कल मैम कह रही थी कि इस बार जो पूरी कक्षा में प्रथम आएगा उसकी पूरी फीस माफ़ हो जाएगी। अगर मैं प्रथम आ गई तो आप पर से मेरी फीस का बोझ भी कम हो जाएगा। बेटा, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है, बस तुम पूरी लगन और मन लगाकर मेहनत करती जाओ। पापा, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी ना तो मैं आपको दुकान पर बिल्कुल नहीं बैठने दूंगी। मैं खुद इतनी काबिल बनूंगी कि आप आराम से घर पर रहना। यही कहकर उसकी बेटी स्कूल चली जाती है। इधर रमेश अपनी दुकान पर आने वाले अगले ग्राहक का इंतजार करने लगता है। तभी शांति नाम की एक महिला उसकी दुकान पर आती है और रमेश से बोलती है, रमेश भैया, मेरे बेटे की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। डॉक्टर ने कहा है कि अगर जल्द से जल्द उसका ऑपरेशन नहीं हुआ तो मेरा बेटा मर जाएगा। मैं इस गांव में बिल्कुल नई हूँ, यहाँ किसी को नहीं जानती, लेकिन आपकी दुकान तो हमेशा यही रहेगी और मैं भी अब इसी गांव में रहने वाली हूँ। क्या आप मुझ पर विश्वास करके मुझे 10,000 रुपये उधार दे सकते हैं? मैं कुछ ही महीनों में आपके सारे पैसे लौटा दूंगी भैया। देखिए शांति जी, आप इस गांव में नई आई हैं और सच कहूँ तो मुझे आप पर इतना भरोसा नहीं है।
क्या पता कल को आप पैसे लेकर यहाँ से कहीं और चली जाएं। भले ही मैं अच्छे कर्म करने में विश्वास रखता हूँ, लेकिन मुझे अपना परिवार भी देखना है। अगले ही हफ्ते मुझे अपनी बेटी की स्कूल की फीस जमा करनी है। ऐसी स्थिति में मैं आपको इतनी बड़ी रकम उधार नहीं दे सकता। तभी शांति का पति दूर से दौड़ता दौड़ता वहां आता है। वह बुरी तरह हाँफ रहा है और उसके चेहरे पर गहरा डर साफ दिखाई दे रहा है। वो रमेश की दुकान पर रुकता है और घबराते हुए शांति से बोलता है, अरे शांति, तुम अभी तक यहीं हो? डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि हमारे पास बिल्कुल समय नहीं है। अगर अगले आधे घंटे में पैसों का इंतजाम करके ऑपरेशन थिएटर में नहीं जमा किए तो वो हाथ खड़े कर देंगे। कुछ हुआ क्या? इनके पास भी पैसे नहीं हैं। इनके पास तो बस अपनी बेटी की स्कूल की फी के ही पैसे बचे हैं, और फिर इन्हें हम पर उतना विश्वास भी तो नहीं है। अब मेरे बच्चे का क्या होगा? हे प्रभु, कोई तो रास्ता दिखाओ, हमारे बच्चे की जान बचा लो भगवान। रमेश को ये सब देखकर उन दोनों पति पत्नी पर बहुत तरस आ जाता है। वह अपनी बेटी की फीस के लिए बचाकर रखे हुए सारे पैसे निकालता है और उन दोनों को दे देता है। ये लीजिए पैसे, लेकिन कृपया करके इसे अगले सप्ताह से पहले जरूर लौटा दीजिएगा, क्योंकि मुझे अपनी बेटी की स्कूल की फीस जमा करनी है। पैसे लेकर दोनों पति पत्नी रोते हुए रमेश को दुआएं देते हैं और वहां से तुरंत अस्पताल की तरफ चले जाते हैं। रात को रमेश जब थका हारा घर पहुंचता है तो वह दुकान पर हुई ये सारी बातें अपनी पत्नी कमला को बताता है। रमेश की बात सुनकर कमला हैरान रह जाती है और फिर वह रमेश से बोलती है, हे भगवान, आपके ये अच्छे कर्म एक दिन हम लोगों पर बहुत भारी पड़ेंगे। अरे वो दोनों तो सीधे साधे नहीं बल्कि धोखेबाज हैं। आप एक बहुत बड़े फ्रॉड के जाल में आ गए हैं। अभी 2-3 दिन पहले ही तो वो दोनों इस गांव में आए हैं और आपने उन पर इतनी जल्दी भरोसा करके पूरे 10,000 रुपए उठाकर दे दिए। हे भगवान, अब हम लोगों का क्या होगा? हमारी बेटी की पढ़ाई का क्या होगा? कमला, तुम चिंता मत करो, मैं कल सुबह होते ही जाऊंगा और उन लोगों का पता लगाकर अपने सारे पैसे वापस लेकर आ जाऊंगा। तुम बस खुद को संभालो, सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन सुबह होते ही रमेश सीधे उन दोनों पति पत्नी के घर की ओर निकल पड़ा, लेकिन जैसे ही वह उनके घर पहुंचा, उसके होश उड़ गए। घर के दरवाजे पर एक बड़ा सा ताला लटका हुआ था। तभी वहां पास से एक व्यक्ति गुजर रहा था। रमेश ने तुरंत उसे रोका और घबराते हुए उससे पूछने लगा, अरे भाई साहब, जरा सुनिए, इस घर में जो पति पत्नी अपने बीमार बच्चे के साथ रहते थे, वो लोग कहाँ गए? घर पर ताला लटका है। आपको कुछ पता है कि वो दोनों कहाँ गए हैं? अरे रमेश भाई, तुम उन ठगों के चक्कर में आ गए क्या? वो तो कल रात ही अपना सारा बोरिया बिस्तर समेटकर यहाँ से भाग गए। सुना है गांव में 2-3 लोगों को चूना लगाकर रफू चक्कर हो गए हैं। जब रमेश ने घर लौटकर ये सारी बात कमला को बताई तो कमला की आंखों में आंसू आ गए और वह रोते हुए कहने लगी, हे भगवान, अब हमारे बच्चे की पढ़ाई की फीस कैसे भरी जाएगी? कमला, जो होना था वह हो गया। अब चिंता करने से कोई लाभ नहीं। मेरे पास माँ की निशानी के रूप में एक कंगन बचा हुआ है। अगर इस सप्ताह दुकान की बिक्री अच्छी रही तो हम अपने बच्चे की फीस जरूर भर देंगे। समय धीरे धीरे बीतता गया। सप्ताह के आखिरी दिन उसकी बेटी एक बार फिर दुकान पर आई और अपने पिता से कहने लगी, पापा, मेरी सभी परीक्षाएं बहुत अच्छी गई हैं और आज मेरी आखिरी परीक्षा है। मैडम ने मेरी डायरी में लिखा है कि कल मुझे पूरी फीस जमा करनी है। लेकिन पापा, आप चिंता मत कीजिए, इस बार मैं परीक्षा में निश्चित रूप से प्रथम स्थान प्राप्त करूंगी और अपनी पूरी फीस माफ करवा लूंगी। बेटी को क्या पता था कि उसके पिता पहले ही अपनी सारी जमा पूंजी गंवा चुके हैं। वह वहां से चली गई। उसके जाने के बाद रमेश वहीं बैठा उदास मन से सोचने लगा। इस सप्ताह भी दुकान की बिक्री बहुत खराब रही। मैं केवल 5,000 रुपए ही जुटा पाया हूँ। अभी भी 5,000 रुपए की कमी है और कल ही बेटी की फीस जमा करनी है। अगली सुबह रमेश अपनी बेटी के साथ स्कूल की ओर निकल पड़ा। स्कूल के मुख्य द्वार पर पहुंचकर वे दोनों प्रिंसिपल के कमरे की ओर गए। उसकी बेटी प्रिंसिपल के कमरे के बाहर खड़ी रही, जबकि रमेश अंदर प्रिंसिपल के केबिन में चला गया। रमेश को देखते ही प्रिंसिपल ने उसकी ओर देखा
और कहा, रमेश जी, क्या आप पूरी फीस लेकर आए हैं? आपको पता है कि मैं पहले भी कई बार देर से फीस जमा करने पर आपको माफ़ कर चुका हूँ, लेकिन इस बार कोई छूट नहीं मिलेगी। यदि इस बार आपने पूरी फीस समय पर जमा नहीं की तो आपकी बेटी कल से स्कूल नहीं आ पाएगी। प्रिंसिपल साहब, मुझे माफ कर दीजिए। इस बार एक धोखेबाज के कारण मेरी सारी जमा पूंजी चली गई। बड़ी मुश्किल से मैं केवल 5,000 रुपए ही इकट्ठा कर पाया हूँ। कृपया मेरी मजबूरी को समझिए और मुझे थोड़ा समय दे दीजिए। मैं बाकी की फीस भी जल्द से जल्द जमा कर दूंगा। पहले तो आप बहाने नहीं बनाते थे, लेकिन अब तो बहाने भी बनाने लगे हैं। सच कहूँ तो यदि आज आपने पूरी फीस जमा नहीं की तो कल अपनी बेटी को स्कूल मत भेजिएगा। बाहर खड़ी उसकी बेटी यह सारी बातें सुन लेती है। ये सुनकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसे प्रिंसिपल पर गुस्सा भी आता है, क्योंकि प्रिंसिपल उसके पिता का अपमान कर रहे हैं। लेकिन उसे अपने रिजल्ट पर पूरा विश्वास था। इसके बाद वह अपने पिता के साथ घर वापस आ जाती है। घर पहुंचकर रमेश अपनी पत्नी कमला को स्कूल में हुई सारी बातें बताता है। ये सब सुनकर कमला की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोते हुए कहने लगती है, हे प्रभु, यदि मेरी बेटी स्कूल से निकाल दी गई तो उसका भविष्य अंधकार में डूब जाएगा। देखा आपने आपके अच्छे कर्मों का परिणाम। मुझे पहले से ही पता था कि एक दिन आपके यही अच्छे कर्म हमें मुसीबत में डाल देंगे। अगले दिन रमेश और उसका पूरा परिवार एक जगह उदास बैठा हुआ था। तभी बाहर से दरवाजे पर खटखट की आवाज सुनाई दी। रमेश उठकर दरवाजे तक गया। दरवाजा खोलकर उसने देखा कि सामने स्कूल के प्रिंसिपल खड़े थे। रमेश ने प्रिंसिपल साहब को घर के अंदर बुलाया और बैठने के लिए कहा। इस पर प्रिंसिपल साहब ने कहा, अरे, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आपको एक खुशखबरी देने आया हूँ। आपकी बेटी ने इस बार अपनी कक्षा में पूर्ण अंक प्राप्त किए हैं और प्रथम स्थान हासिल किया है। उसकी इस शानदार उपलब्धि को देखते हुए स्कूल प्रबंधन ने निर्णय लिया है कि इस वर्ष उसकी पूरी फीस माफ कर दी जाएगी। इतना ही नहीं, आपको अगले 4 वर्षों तक कोई फीस देने की आवश्यकता नहीं होगी। यदि वह आगे भी इसी प्रकार प्रत्येक कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करती रही तो उसकी पढ़ाई का पूरा खर्च स्कूल स्वयं वहन करेगा। प्रिंसिपल सर, पहले आपको मेरे पिताजी से माफ़ी मांगनी होगी। उसके बाद ही मैं आपके स्कूल में पढ़ने आऊँगी, क्योंकि कल आपने मेरे पिताजी से बहुत अपमानजनक शब्द कहे थे। उन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी उन्हें आपकी बातें सुननी पड़ी। यदि आप उनसे माफ़ी नहीं मांगेंगे तो मैं किसी दूसरे स्कूल में पढ़ना पसंद करूंगी, लेकिन अपने पिताजी का अपमान कभी सहन नहीं करूंगी। प्रिंसिपल साहब कुछ क्षणों के लिए शांत हो गए। उन्होंने अपना अहंकार एक तरफ रख दिया और सोचा कि इस बच्ची का उज्जवल भविष्य सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। इसके बाद उन्होंने रमेश के सामने हाथ जोड़कर अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी।